अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासे हाशमी और ये है मर्सिडीज C200 AMG 2022 मॉडल। ये मर्सिडीज सी क्लास की 5th जनरेशन है और ये इसकी लेटेस्ट तरीन शेप है। अब तक पाकिस्तान में आपको जो मोस्टली सी क्लास नज़र आती थी वो 4th जनरेशन थी। ये नई शेप है जो कि एस क्लास से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। और सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी में ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपको पहले सिर्फ एस क्लास में देखने को मिलते थे, जैसा कि इसमें 4 व्हील स्टीयरिंग आता है, हेड्स अप डिस्प्ले आता है, ऑटो टेल गेट आता है और इसके अलावा इसमें लुक्स भी बिल्कुल एस क्लास जैसी ही दे दी गई हैं। इंटीरियर की एम्बिएंट लाइटिंग इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 3.5 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के केबल के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक ये वाली ब्रांच और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Mercedes, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी लिटरली मिनिएचर एस क्लास है। इसकी हेडलाइट्स, बोनट, फेंडर्स, रिम्स, बैक, इंटीरियर हर जगह एस क्लास का डिजाइन कॉपी किया गया है काफी हद तक। और इसके अलावा इसमें फीचर्स भी एस क्लास के करीब ही आते हैं, वो सब मैं कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये गाड़ी क्योंकि AMG पैकेज है तो इसका फ्रंट थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है। इस तरह से कि इसके बोनट के अंदर ये हम्प्स दिए गए हैं जो कि हर AMG वाली कार में आते होते हैं। आप बेशक E क्लास देख लें, ये देख लें या S देख लें, उनमें बोनट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के बम्पर में ये जो फॉग लैंप वाला एरियाज हैं वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव दिए गए हैं। यहाँ पर डक्ट्स हैं जो कि हवा से करके पीछे से बाहर करते हैं। और इसके अलावा इसमें जो मर्सिडीज़ का एम्बलम है ये भी प्रिंटेड है क्योंकि इसमें रडार आता है और इसका मर्सिडीज़ का लोगो ग्रिल के अंदर दिया गया है, काफ़ी मैसिव। ये चीज़ AMG वाली कार्स में आती है, जो गाड़ियाँ AMG नहीं होती उनमें यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार दिया गया होता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की ग्रिल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन है अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली छोटे छोटे मर्सिडीज़ के साइंस हैं। ये इसके लुक को काफ़ी बेहतर बना रहे हैं और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे क्रोम भी अच्छा खासा यूज़ किया गया है। ये गाड़ी काफ़ी लो है और इसके अलावा इसमें फिर 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है। इस वजह से इसके फ्रंट पे एक ये कैमरा दिया गया है मर्सिडीज के एम्बलम के ऊपर काफी बड़ा सारा। मर्सिडीज ने इसको बिला वजह इतना प्रोनाउंस किया हुआ है, अगर ये छोटा सा स्लीक सा कहीं इंटीग्रेट किया जाता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर था, बट मेरे ख्याल से सी क्लास में इसको इतना प्रोनाउंस इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें ये फीचर नहीं आता और एक एड ऑन चीज़ है। अब जब एक चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो लोगों को नज़र आए, तो इसमें नज़र आ रही है। बाकी इसके अलावा वाइपर्स के काफ़ी हद तक हिडन दिए गए हैं, स्पीकर्स के काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। ऊपर यहाँ पे E या S क्लास की तरह 2 रडार के सेंसर्स दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए इसकी हेडलाइट्स की तो ये डिज़ाइन के लिहाज से S क्लास जैसी हैं लेकिन साइज में थोड़ी सी छोटी हैं। इसमें जो DRL हैं ये पहले वाली E क्लास जैसी दे दी गई हैं। और इसके अलावा ये डिजिटल लाइट वाली हेडलाइट है। आप इस गाड़ी को जब ऑन करते हैं तो इसकी हेडलाइट ऑन होकर पहले नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है और फिर इसमें से 2 लेयर्स यूँ अलग अलग से ओपन होती हैं। तो ये है कि मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको आप बहुत हद तक एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। और अगर बात की इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी डिसेंट और स्लीक सी है। ये गाड़ी हाइट के लिहाज से काफ़ी लो है और इसके अलावा देखने में काफ़ी छोटी सी लगती है, बट ऐसा है नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी अच्छी खासी लो है, तो पाकिस्तान में शायद आपको थोड़ा सा इशू करे, लेकिन अगर आप इसकी टायर की प्रोफाइल थोड़ी सी मोटी करें तो फिर ये गाड़ी बिल्कुल इशू नहीं करेगी। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके साइड की तो यहाँ पे सब कुछ काफ़ी फ्लोई सा है। यहाँ पर सिर्फ एक कट लाइन दी गई है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी, जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट से कंटिन्यू करती है। इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और इनमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी दिए गए हैं और नीचे यहाँ पे 360 कैमरा सेटअप भी दिया गया है। फिर इसके अलावा पटल लैंप भी आते हैं। अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पे गाड़ी मर्सिडीज का साइन रिफ्लेक्ट करती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है। फिर इसके अलावा इसके साइड पे है एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं विंडोज़ के आसपास जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पे इसके साइड मिरर फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी सेवे के ग्रैंडर जितनी है, लेकिन पावर के लिहाज से उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये गाड़ी 187 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और ये टर्बो चार्ज है 2.0 है। लेकिन इस जनरेशन में एक चीज़ वियर्ड थी और ये थी कि बेशक C63 भी हो या C180 भी हो, ये सब गाड़ियाँ 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती थी और यही वजह है कि इसका वर्ल्ड वाइड बहुत सारा मजाक उड़ाया गया। C63 की सेल्स नियर टू 0 थी। ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा इंजन बे में जाके। खैर अगर बात कीजिए इसकी साइड की तो यहाँ पे फीचर्स डिसेंट दिए गए हैं। इसके चारों ही डोर्स में सॉफ्ट अनलॉक आता है। फिर इसके अलावा इसकी साइड कट जो हैं ये बॉडी से बहुत बाहर आई हुई हैं क्योंकि ये गाड़ी AMG ट्रिम है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि इंपोर्टेड है और जैपनीज़ कार है तो इसमें ये विंडोज प्रिंटेड आई हुई हैं। और जैपनीज से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये मर्सिडीज जैपनीज़ गाड़ी है, ये स्पेसिफिक वर्जन जैपनीज़ है, इसको जापान से इंपोर्ट किया गया है।
फिर इसके अलावा इसके रिम्स में काफ़ी सारा एरिया क्लोज कर दिया गया है। इसके पीछे भी एक वजह है जो कि मैं कवर करूंगा अभी। और इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है जो कि ओपन होती है। बहुत सारी गाड़ियों में रूफ्स आती हैं शीशे की, लेकिन वो ओपन नहीं होती, इसकी ओपन होती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो इसका रेयर व्हील स्टीयरिंग। अब इसके अगर टायर्स को राइट टर्न करेंगे तो पिछले टायर्स के लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे, लेफ्ट टर्न करेंगे तो ये राइट की तरफ मुड़ेंगे। ये मूवमेंट बिल्कुल मामूली सी होती है, लेकिन ये गाड़ी के टर्निंग एंगल को काफ़ी बेहतर बना देती है। इसके चारों टायर इस गाड़ी को मोड़ते हैं बेसिकली। फिर इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स साइड तक दिए गए हैं, यानी कि इसमें पार्किंग सेंसर बैक पे यहाँ तक आते हैं और फ्रंट पे भी, तो यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल होगा तो ये कार इंडिकेट करेगी। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के ड्रिम स्टैगर्ड आते हैं, यानी कि अगले टायर की प्रोफाइल 225 है और पिछले की 245। अगले कम चौड़े हैं, पिछले ज़्यादा चौड़े हैं। उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है, तो इसकी सारी पावर बैक पे आती है और ज़्यादा पावर को अकोमोडेट करने के लिए इसके बैक पे टायर बड़े रखे गए हैं। फिर इसके अलावा बैक पे गाड़ी काफ़ी स्लोपिंग सी है और मर्सिडीज की एक अपनी साउंड होती है डोर क्लोजिंग की। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की, तो ये भी अगेन एस क्लास से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। टेलर्स का डिज़ाइन इसमें मोर और लेस वैसा ही दिया गया है, लेकिन ऑब्वियसली डायमेंशंस के लिहाज से ये छोटी हैं। इसमें एलईडी बार्स दिए गए हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करते हैं। इंडिकेटर्स भी इसके एलईडी में है और इसके अलावा ब्रेक लैंप भी इसका एलईडी में है। फिर इसके अलावा एंड पे जाके काफ़ी पॉइंटी हो जाती है। बैक पे C200 की बैजिंग दी गई है और इसमें फिर कुछ फोरमैटिक वर्जन भी आते हैं। फोरमैटिक बेसिकली ऑल व्हील ड्राइव होता है। बैक पे इसका ये पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें फेक एग्जॉस्ट टिप्स को बहुत नेक्स्ट लेवल पर ले जाया गया है। एग्जॉस्ट टिप इस पर काफ़ी बड़ी दी गई हैं, लेकिन दोनों ही फेक हैं। ये कि मेरे ख्याल से एक बहुत वियर्ड चीज़ है। एग्जॉस्ट इसमें सिर्फ फ्लैट्स पे आता है, बाकी इतनी बड़ी सारी टिप्स खाली हैं, तो मेरे ख्याल से मर्सिडीज को बेहतर कर सकता था। बाकी बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसमें यहाँ पे ये वेंट्स आते हैं जो कि फेक हैं, लेकिन इसकी लुक को बेहतर बना रहे हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में टेलगेट पावर्ड आता है, जिसको आप इस तरह से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। ये ऑल द वे अप जाता है और इसमें बटन दिया गया है जिससे आप इसको बंद भी इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। और उसके अलावा नीचे ग्रिड दी गई है जिसको उठा के मैं इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता। बाकी इस गाड़ी के रेयर बचेस फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर बटन्स दिए गए हैं जिनसे मैं इनको अनलॉक कर सकता हूँ और ये फिर इस तरह से ड्रॉप हो जाती हैं। ये कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अंदर ये वार्निंग ट्रायंगल दिया गया है। ट्रंक को बंद करने के लिए यहाँ पे एक बटन आता है और इसका जो रिवर्स कैमरा है ये आपको ऐसे विजिबल नहीं होगा, आप जैसे ही रिवर्स लगाएंगे तो ये बाहर निकलता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये C क्लास C200 AMG का इंटीरियर है और ये 2022 मॉडल है। लुक्स के लिहाज से इंटीरियर पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है और इसमें हायर ट्रिम बहुत लग्जरियस है। फीचर भी यहाँ बहुत अच्छे दिए गए हैं और एम्बिएंट लाइटिंग सिचुएशन भी इसमें बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ये सब मैं कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी में E200 AMG वाला आता है। मैंने इससे पहले E200 रिव्यू की हुई है 2021 मॉडल, उसमें सेम टू सेम ये स्टीयरिंग था। अब C क्लास में भी वही स्टीयरिंग व्हील कंटिन्यू कर लिया गया है। इस पर टोटल 6 स्पोक्स दी गई हैं। लेफ्ट स्पोक जो हैं ये इसके मल्टीमीडिया की हैं। राइट स्पोक जो है यहाँ से आप इसके मीटर और क्रूज कंट्रोल के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। क्रूज ये गाड़ी अडॉप्टिव ऑफर करती है। इस स्टीयरिंग की फिनिश बहुत मजेदार है और इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है, तो आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। बाकी ये गाड़ी क्योंकि AMG है तो ये स्टीयरिंग व्हील बॉटम कट है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है। इसकी फील काफ़ी मजेदार है और स्टीयरिंग के बीच राइट साइड पे इसका गियर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND की और ये गियर सिलेक्टर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप यूँ स्टीयरिंग मोड़ते हुए इसको डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं एक ही उंगली से, सिंगल हेडेड ऑपरेशन। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत नीट डिज़ाइन है गियर सेलेक्टर को इंटीग्रेट करने का। बाकी इसके लेफ्ट पे ये वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। वाइपर्स गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे। हेडलाइट के कंट्रोल इसके राइट साइड पे दिए गए हैं, जिस तरह हर मर्सिडीज में आते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इसका पूरी ही स्क्रीन है। ये अच्छी खासी मैसेज स्क्रीन है जिसको आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट थीम्स आती हैं जो कि मैं चेंज कर सकता हूँ और इसके अलावा इसकी थीम्स पिछली किसी मर्सिडीज से बहुत डिफरेंट हैं। फिर इसको मैं फुल नेविगेशन पे भी कर सकता हूँ। ये गाड़ी मुझे यहाँ पर रूट्स भी गाइड करेगी और इसके अलावा गाड़ी की इन्फॉर्मेशन और फिर एक स्पोर्ट गियर मोड भी आता है इसमें। अगर मैं इसका स्पोर्ट गियर मोड करूँगा तो इसका हेड्स अप डिस्प्ले भी चेंज हो जाएगा और इसके अलावा इस गाड़ी की बाकी भी थीम काफ़ी हद तक इससे मैचिंग हो जाएगी। जैसे कि अभी स्क्रीन भी थोड़ी सी रेड हो गई है, मीटर भी रेड हो गया है, हेड्स अप डिस्प्ले भी चेंज हो गया है। और अब यहाँ पे ये गाड़ी मुझे काफ़ी प्रोनाउंस सा RPM शो करवा रही है। स्पीडोमीटर भी इसके बीच में दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे मुझे ये गाड़ी डिफरेंट वार्निंग्स वगैरह भी शो कर रही है। फिर इसके अलावा इसमें एक डिसेंट सा मोड आता है। ये बेसिकली इसका अंडरस्टेटेड मोड है जिसमें गाड़ी की एम्बिएंट लाइट चेंज होती हैं, मीटर की लाइट चेंज होती हैं और सेंटर स्क्रीन की भी लाइट चेंज हो जाती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनके बीच में आप नेविगेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहीं से आप इसके हेड्स अप डिस्प्ले के डिस्प्ले को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अभी इसका डिस्प्ले मैंने चेंज किया है तो ये थोड़ा स्पोर्टियर सा हो गया है। फिर यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है मैं इसको अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ।
बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सी है। और उसके पीछे इसका हेडअप डिस्प्ले दिया गया है। हेडअप डिस्प्ले भी अब कार्स के अंदर बहुत बड़े आने लग गए हैं। मैंने इससे पहले i7 का रिव्यू किया हुआ है और उसमें हेडअप डिस्प्ले अच्छा खासा मैसिव था। इस गाड़ी में लिटरली उसके लेवल का हेडअप डिस्प्ले है। ये साइज़ के लिहाज से तकरीबन इतना बड़ा हेडअप डिस्प्ले है जो कि आपको विंड स्क्रीन के अंदर शो हो रहा है। यहाँ पे गाड़ी मुझे इसका RPM भी शो करवा रही है रियल टाइम। फिर इसके अलावा मुझे यहाँ पे इसकी स्पीड भी शो हो रही है और इसके अलावा गाड़ी की डिफरेंट वार्निंग्स भी शो हो रही हैं। इसकी रेफ की साउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं रेस देता हूँ तो ये गाड़ी प्रॉपर टर्बो का स्पूल देती है इस तरह से। तो मेरे ख्याल से स्टॉक कार के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सी साउंड है। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड में हेडअप डिस्प्ले के आसपास ये सारा लेदर दिया गया है। इसके डैशबोर्ड में एक सबवूफर दिया गया है और इसके एयरवेंट्स भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। सेंटर में 3 एयरवेंट्स दिए गए हैं और उनमें एम्बिएंट लाइट्स भी आती हैं और इन सारे एयरवेंट्स को मैं हर तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा उसके नीचे इसकी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है और सेंटर में इसकी स्क्रीन दी गई है। इस स्क्रीन को बेसिकली मर्सिडीज MBUX कहती है और एक काफ़ी इंटरैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ डिस्प्ले है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें नीचे फिक्स किया हुआ है, ऊपर आप जो मर्जी चाहें यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये गाड़ी मैप्स शो करवा रही है। इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह मैं यहाँ से जाके एडजस्ट कर सकता हूँ। गाड़ी के ड्राइविंग मोड में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और इसके अलावा एम्बिएंट लाइट्स हो गई, मीडिया हो गया, क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, गाड़ी की सेटिंग्स हो गई, गाड़ी के फीचर्स हो गए, ये सब मैं यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, USB, ऑक्स, नेविगेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। और ये डिस्प्ले इनक्रेडिबली क्विक है और काफ़ी हाई डेफिनेशन भी है। S क्लास में सेम स्क्रीन आती है लेकिन साइज में से बहुत बड़ी होती है। EQS में भी कुछ ऐसी स्क्रीन दी गई होती है एंड सेम गोज फॉर दिस कार। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका इंजन स्टार्ट शो बटन दिया गया है। इसका डिज़ाइन मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा है क्योंकि इसके आसपास एक डायल दिया गया है जैसे कि वॉल्यूम डायल्स होते हैं, लेकिन ये रोटेट नहीं होता, ये फिक्स ही है। हर बंदा यहाँ बैठ के सबसे पहले इसको रोटेट करके देखेगा, आई एम श्योर अबाउट दैट, बट ये रोटेट होता नहीं है, ये फिक्स ही है। बाकी उसके साथ नीचे इसका इको आइडलिंग को ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक यूजफुल प्लेसमेंट है। इन गाड़ियों को आप जब भी ऑफ करके ऑन करते हैं ये फीचर ऑन हो जाता है और आपको काफ़ी अनॉय करता है। जैसे आप ब्रेक दबा के गाड़ी को फुल स्टॉप पे लाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी और ब्रेक से उठाती स्टार्ट हो जाएगी। मेरे ख्याल से चीज़ थोड़ी अनॉइंग है और उसको बंद करने के लिए साथ ही यहाँ पे बटन दिया गया है। गाड़ी स्टार्ट की और इसको ऑफ कर दिया। फिर इसके अलावा ये सारा ही पैनल जो है ये टेक्सचर्ड है और इस मल्टीमीडिया स्क्रीन से नीचे कुछ यहाँ पे इसके फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। ये फिजिकल बटन्स मेरे ख्याल से क्वालिटी के लिहाज से थोड़े से लो हैं। इस तरह से अगर मैं इनको हिलाऊंगा तो ये पूरे ही हिल रहे हैं इस तरह से, लाइक कि अगर ये मतलब एक अलग से पैनल है। और इसके अलावा इसका जो हेडलाइट का बटन है इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो हेडलाइट के पीछे एक प्रॉपर लाइट दी गई है जो कि ब्लिंक करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेडर साइन का ट्रायंगल ब्लिंक करे, ये पूरा ही बटन ब्लिंक करता है। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ी चीप सी लुक दे रहा है। पहले इसे बहुत ज़्यादा बेहतर आते थे क्योंकि सिर्फ हेडलाइट का बटन ब्लिंक करता था। बाकी फिर यहाँ पे एक ये ब्लैक बाई टाइप का ट्रैक पैड दिया गया है। ये बेसिकली इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसका यूज़ ये है कि आप अपनी प्रोफाइल इस गाड़ी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने अपनी सेटिंग बना ली है इस गाड़ी के अंदर, मैं जब भी यहाँ बैठूंगा और अपनी फिंगर लगाऊंगा तो ये गाड़ी मेरी सेटिंग्स के हिसाब से इस गाड़ी को एडजस्ट कर देगी। डिफरेंट लोग यहाँ पर डिफरेंट प्रोफाइल्स बना सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और उसके अलावा इससे आप गाड़ी को लॉक भी कर सकते हैं। लैंड क्रूज़र 300 सीरीज में फिंगरप्रिंट सेंसर आता है और वो गाड़ी अगर आप फिंगरप्रिंट लगा दें तो तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आपकी फिंगर नहीं लगती उसको। आप अगर उसको किसी और फिंगर से भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी अनलेस आप उस पर वही फिंगर लगाएं जो रजिस्टर्ड है। इस गाड़ी में भी वैसे फीचर्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा इसका जो वॉल्यूम रॉकर है इसको आप स्लाइड करके वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। ये अगर मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग तरीका है इसको इनकॉर्पोरेट करने का। और ऐसा नहीं है कि आप इसको बार बार स्वाइप करेंगे, आप इसको हार्डली 2 बार स्वाइप करेंगे तो वॉल्यूम फुल हो जाएगा। उससे पीछे पे इसका ये कप होल्डर वाला एरिया दिया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका C2C पोर्ट दिया गया है, वायरलेस चार्जर दिया गया है और उसके बाद एक यहाँ पे ड्रॉर दी गई है। और फिर इसके ऊपर एक कवर दिया गया है जो कि इसके सेंटर वाले एरिया को थोड़ी नीट सी लुक देता है। फिर इसके अलावा पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। इसको ओपन करूंगा तो इसकी लिड जो है स्प्लिट में है। ये बेसिकली 2 लिड्स यूँ ओपन होती हैं अलग अलग। और इसके अलावा इसकी कैपेसिटी भी डिसेंट सी है। यहाँ पे ये गाड़ी लाइट भी ऑफर करती है और उसके अलावा इसकी पूरी हाउसिंग लेदर की फिनिश में है और ये रेड कलर की है। बाकी अगर बात की जाए गाड़ी की सीट्स की तो ये सीट्स डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और रेड के, और इसमें काफ़ी टेक्निकल सीट स्विचिंग कंटिन्यू करती है। सीट के एडजस्टमेंट के बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं और इनके बारे में एक यूनिक चीज़ ये है कि ये मूव नहीं करते। अगर मैं इसके पीछे से प्रेस करूँगा तो ये लिटरली अपनी जगह से हिलता नहीं है, लेकिन मेरी सीट एडजस्ट होना शुरू हो जाती है। जबकि पहले वाली E क्लास वगैरह में या C क्लास में ये बटन प्रॉपर मूव करते थे, तो इसमें बेसिकली ये फिक्स ही हैं। आप जैसे इसको टैप करेंगे तो ये मूव करेंगे इस तरह से। बाकी इसके हेडरेस्ट की लुक भी थोड़ी अनयूजुअल सी है, इस तरह से ही काफ़ी पतला सा दिया गया है। वैसे यूजली हेडरेस्ट काफ़ी बोल्स्टर्ड आते हैं, बड़े बड़े सारे आते हैं, बट इसमें वैसा नहीं है।
बाकी इसकी जो ये सीट के कंट्रोल्स हैं ये काफ़ी नीट से हैं। इसमें फ्रंट दोनों सीट्स के अंदर मेमोरी फंक्शन आता है, यानी कि 3 अलग अलग लोग यहाँ पे अपनी मर्जी के लिहाज से सेटिंग्स बना सकते हैं। फिर फ्रंट दोनों सीट्स इस गाड़ी में हीटेड भी दी गई हैं, ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। और इसके अलावा इसके आसपास एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है, जो कि इसके डोर की लुक को काफ़ी अच्छा बनाती है। फिर इसके अलावा इसके जो ग्रैब हैंडल्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लाइक आपके हाथ के जितने ही हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ा सारा ग्रैब हैंडल हो या इसकी प्लेसमेंट थोड़ी वियर्ड सी हो, ये प्रॉपर वहीं पे जहाँ पे आपका हाथ जाता है और ये उतना ही है जितना आपका हाथ खुलता है, तो इसकी ग्रिप काफ़ी सेटिस्फाइंग है। बाकी विंडो इस गाड़ी में चारों सिंगल टैप वाली आती हैं, इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। फिर ये विंडोज़ हैं भी डबल ग्लेज्ड, यानी कि इनकी थिकनेस आम विंडो से ज़्यादा मोटी है। साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं और ऑटो का फीचर भी आता है, इनको एडजस्ट भी मैं यहीं से बैठ के कर सकता हूँ। और साउंड सिस्टम इस गाड़ी में बर्मेस्टर का है। फिर इसके अलावा हेडलाइट के कंट्रोल्स में नॉर्मल से दिए गए हैं और इसमें पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक आती है और इसकी प्रेजेंटेशन भी लुक्स के लिहाज से अच्छी है। फिर इसके अलावा रूफ लाइनर इस गाड़ी का ऑल ब्लैक दिया गया है। डोर्स में इसके ट्विटर्स दिए गए हैं। एयरबैग की गाड़ी टोटल 10 ऑफर करती है और इसके अलावा वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है इस तरह से। फिर इसके अलावा रियर व्यू मिरर्स का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है। केबिन लाइट्स इसकी यहाँ पे दी गई हैं, जिनको मैं टच से ही ऑन कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा इस गाड़ी के पैनोरामिक रूफ को ओपन करने के लिए सेंटर में एक स्लाइडर दिया गया है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक काफ़ी अच्छा तरीका है सनरूफ के कंट्रोल्स को इनकॉर्पोरेट करने का। मैं जस्ट यहाँ पे फिंगर स्वाइप करके इसको ओपन या क्लोज कर सकता हूँ इस तरह से। नई मर्सिडीज जितनी भी आ रही हैं उन सब में यही स्वाइप वाला बटन आता है, जिससे मैं विंडोज़ को ओपन क्लोज कर सकता हूँ। बाकी ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे ठीक है, यहाँ पे 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ना यहाँ पे लेग रूम का इशू है 2 लोगों के लिए, ना हेड रूम का। लेकिन 2 से ज़्यादा लोग बैठना चाहें तो फिर इशू हो सकता है, क्योंकि इसमें फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सारा हम दिया गया है। इसके अलावा अगर बात कीजिए एमेनिटीज़ की, तो ये बैक पे डिसेंट है इस तरह से कि इसमें 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं, बैक पे एम्बिएंट लाइट्स आती हैं, पाँव पे भी, डोर्स में भी। स्पीकर्स भी इसमें बैक पे दिए गए हैं जो कि बर्मेस्टर के हैं। और इसके अलावा इसकी एम्बिएंट लाइटिंग भी काफ़ी स्लीक सी दी गई है बैक पे, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। फिर इसके अलावा इसके ग्रैब हैंडल्स फ्रंट की तरह ही काफ़ी सेटिस्फाइंग से हैं। और बाकी इस पे सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के मैं इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकता हूँ इस तरह से। और ये भी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से अगर मैं इसको एक दफ़ा ओपन करूँगा तो सिर्फ यहाँ से एक पेन होल्डर निकलेगा, अगर दोबारा प्रेस करूँगा तो फिर इसमें से कप होल्डर्स निकलेंगे इस तरह से। बाकी इसको मैं एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। और अगर बात की जाए सीट्स की, तो ये सीट्स फोल्डेबल हैं, इसमें एसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, हेडरेस्ट दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें बैक पे पैनोरामिक रूफ भी आती है, जो कि रेयर पैसेंजर्स का व्यू इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा बनाती है। ऊपर यहाँ पे केबल लाइट्स भी दी गई हैं, जो कि काफ़ी ब्राइट हैं। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2000 सीसी आता है। ये गाड़ी क्योंकि C200 है, तो अब बजट के हिसाब से गाड़ी का इंजन रखना शुरू कर दिया है मर्सिडीज़ ने। और इस जनरेशन के बारे में एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि बेशक जो मर्जी गाड़ी हो, इंजन 4 सिलेंडर ही था। इवन अगर आप इसका C63S वर्जन भी ले लें तो उसमें भी इंजन 4 सिलेंडर था। और यही वजह है कि वर्ल्ड वाइड C63 की सेल्स ना होने के बराबर थी। C63 पर V8 इंजन की वजह से पॉपुलर थी वर्ल्ड वाइड, लेकिन इस जनरेशन में C क्लास को 2.0 ट्विन टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन दिया गया था, जिसका दुनिया ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया और वो गाड़ी सेल्स के लिहाज से बिल्कुल फ्लॉप रही थी। तो अब शायद मर्सिडीज कुछ टाइम बाद V8 लेके आ जाए इस शेप में भी। अगर बात की जाए इस इंजन की, तो ये इंजन इनलाइन 4 सिलेंडर है और इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए इसके हुड के ऊपर ये 4 लाइंस दी गई हैं, जो कि शो करवाता है कि इसमें 4 सिलेंडर्स हैं। ये इंजन 2000 सीसी है और 187 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। फिर इसके अलावा इसमें टर्बो चार्जर भी आता है, जो कि इसकी पावर को बेहतर बना देता है। तो 187 बेसिकली एक 2400, 2500 या 3000 सीसी इंजन का परफॉर्मेंस फिगर होता है, जो कि गाड़ी 2000 सीसी होते हुए दे रही है। और स्पीड के लिहाज से ये गाड़ी डेफिनेटली अच्छी खासी तेज़ होने वाली है। फिर ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है, तो इस पर आप टेल वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। इसके रेयर टायर्स मुड़ते भी हैं। इसमें ऑल व्हील स्टीयरिंग आता है। बाकी इसके इंजन ब्रेक में फिर ये एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है, जो कि इसके वेट को रिड्यूस करता है। इंजन ब्रेक के अंदर इंसुलेशन दी गई है। इसके बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है, स्टैंड से नहीं ओपन होता, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो कि इसकी राइड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। ये गाड़ी क्योंकि मर्सिडीज़ है, तो ये रिलायबल भी काफ़ी है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज़ की, टायर साइज़ जो ऑफर करती है C क्लास, यह है आगे 225, 45 और 18 और पीछे 245, 40 और 18। इसमें रिम स्टैगर्ड आते हैं, यानी कि अगला रिम कम चौड़ा है, पिछला ज़्यादा चौड़ा है। तो स्टीयरिंग को अगर ज़्यादा टायर चौड़ा हो तो टर्निंग में मुश्किल होती है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव है, तो इसकी इंजन की सारी पावर पिछले टायर में बच जाती है। तो उस पावर को अकोमोडेट करने के लिए पीछे टायर बड़ा रखा गया है, ताकि ज़्यादा ग्रिप हो और बेस स्पिन कम से कम हो। बाकी इसमें चीज़ बहुत यूनिक दे दी गई है, और वो है 4 व्हील स्टीयरिंग, यानी कि इसके चारों में टायर टर्न करते हैं। और ये चीज़ इससे पहले आपको सिर्फ S या 7 सीरीज़ में देखने को मिलती थी।
बट अब इसमें भी दे दी गई है। बाकी गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसमें डिस्क वेंटिलेटर आती हैं। इसमें 5 होल्स दिए गए हैं जो कि डिस्क को जल्दी ठंडा होने में हेल्प करता है और इसके अलावा ये रिम भी AMG वाले हैं। टायर्स गाड़ी में पिरेली का सिंचुराटो है जो कि एक बहुत अच्छा टायर है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।